आज हम पढ़ने वाले हैं सदिशों का योग और उनका व्यवकलन यानी कि अंतर कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि ये कौन कौन से नियमों का पालन करते हैं और ये हमारा चैप्टर सेकंड होगा। चैप्टर फर्स्ट हमारा हो चुका है तो ये चैप्टर सेकंड है। आपने चैप्टर फर्स्ट नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए पहले। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दो सदिशों का योग। दो सदिशों को हम किस तरीके से जोड़ते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और प्रकार बता देता हूँ सदिश का प्रकार जो कि रह गया था कल। तो सदिश के प्रकार में एक और आता है स्थिति सदिश। स्थिति सदिश किसे बोलते हैं ये मैं बता देता हूँ क्योंकि आगे काम आने वाला हमारे। माना कि P, X, Y और Z कोई X, Y स्पेस में बिंदु है, यानी कि आपने ये X, Y, Z कल मैंने आपको समझाया था एक बॉक्स से समझाया था मैंने आपको कि इधर X होता है, इधर Y, इधर Z। अगर ये पॉइंट एक्स वाई जेड यानी तीनों के बीच में हो, ना एक्स वाई में हो, ना वाई जेड में और ना जेड एक्स में हो, ये तीनों के बीच में हो, यानी कि तीनों में आता हो पी एक्स वाई जेड, कोई एक्स वाई जेड स्पेस में यानी तीनों में हो बिंदु हो, तो सदिश ओ पी किसे बोलेंगे? ये ओ हो गया यहाँ पे ओ और ये पी। सदिश ओ पी वेक्टर पी का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश कहलाता है। इसे बोलते हैं हम मूल बिंदु। ये जो O है इसे बोलेंगे हम मूल बिंदु। तो सदिश वेक्टर P का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश कहलाता है और इसे इस तरीके से लिखते हैं OP, यानी कि यहाँ से OP बराबर हो गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और जेड के कैप। हम इस तरीके से इसे लिखते हैं क्योंकि ये एक्स वाई जेड में आ गया एक्सलिए। अगर यहाँ पर ये एक्स और वाई में होता केवल तो हम यहाँ पर जेड नहीं लिखते। अगर y और z यहाँ इस तरह के ही आ जाता इस तल में तो हम यहाँ पर x नहीं लिखते, और अगर नीचे आता तो हम यहाँ पर y नहीं लिखते। तो क्योंकि ये तीनों के बीच में आ रहा है तो ये OP होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो हम इसे स्थिति सदिश बोलते हैं, जो बिंदु P का स्थिति सदिश है। बिंदु P यानी कि इस बिंदु का स्थिति सदिश है जो कि इन तीनों में आ रहा है। ठीक है, अगर ये समझ गए आप तो हम आगे बढ़ते हैं दो सदिशों के प्रकार, ये दो सदिशों के योग के ऊपर। दो सदिशों का योग क्या कहता है? दो सदिशों का योग दो साधारण संख्याओं के बीजगणितीय योग से अलग होता है। होता तो लगभग उसके समान ही है, उस जैसा ही होता है, लेकिन थोड़ा सा अलग होता है, ज़्यादा अलग नहीं है। वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या अलग होता है इसमें। तो हम यहाँ पे सदिशों के दो प्रकार के योग के बारे में पढ़ेंगे। एक होता है दो सदिशों के योग का त्रिभुज नियम और एक और होता है दो सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज का नियम। ये दो तरह के नियम है, एक है त्रिभुज नियम और एक है चतुर्भुज नियम। तो हम पहले त्रिभुज नियम के बारे में पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट पे आता है हमारा त्रिभुज नियम। तो त्रिभुज नियम क्या कहता है? दो सदिशों का योग, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। यदि त्रिभुज की दो भुजाएं एक क्रम में हैं, ये मैं आपको साथ साथ में समझा जाता हूँ। ये एक, चलो यहाँ नीचे रह गया, आपने बना रखा मैंने, इसी में देख लीजिए आप। यदि त्रिभुज की दो भुजाएं एक क्रम में है, ये एक सदिश है, ये सदिश है, एक आपको मैंने कल बताया था, ये एक सदिश है, इसे हमने ए कैप मान लिया, वेक्टर ए मान लिया, और एक और सदिश ये है बी, इसे वेक्टर बी मान लिया मैंने। अगर ये एक क्रम में है, क्रम यानी कि इस तरीके से कि ये एक इधर जा रहा है फिर इधर जा रहा है, तो ये एक क्रम में आ गई, यानी कि इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर है। अगर इसकी दिशा इधर होती तो ये तीनों एक क्रम में आ जाते। लेकिन अभी समझने वाली बात ये है कि आपने देखा होगा कि हम रेस लगाते हैं तो इस तरीके का ग्राउंड होता है, जैसे कि ये इस तरीके का ग्राउंड होता है। कहीं से भी शुरू हो जाते हैं, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट होता है और फिनिश पॉइंट भी यहीं पे होता है ना, होता है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो सब दौड़ते हैं, सब दौड़ना शुरू करते हैं सभी। तो यहाँ से शुरू हुआ है, दौड़े दौड़े दौड़े, तो ये हो गया क्रम में, एक क्रम में दौड़ते हैं सब, यानी कि एक ही ओर दौड़ते हैं और आते हैं और यहाँ पे आके फिनिश करते हैं, अपनी रेस फिनिश करते हैं। तो वैसे ही ये यहाँ से दौड़ा
फिर अब यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, ये देखिए यहाँ पे इससे आ गया, यहाँ पे यूं, यहाँ पे यूं हुआ, तो ये हो गया इसकी एक, ये हो गया, तो ये दोनों एक क्रम में आ गए, यानी कि ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, तो ये क्या है, क्रम में आ गए। अगर इसमें इस तरीके से दौड़ रहे हैं और कोई एक लड़का इधर से दौड़े, यूं दौड़े, तो ये क्या हो गया, विपरीत क्रम में हो गया। तो यहाँ पर ऐसा ही हम देखेंगे कि यदि त्रिभुज की दो भुजाएं, ये एक ये है ए और एक है बी, ये दो भुजाएं दी गई हो, किन्हीं दिए गए दो सदिशों को व्यक्त करती है, किन्हीं दो सदिशों को व्यक्त करती है, ये ए को व्यक्त करती है, ये बी को व्यक्त करती है। तो त्रिभुज की तीसरी भुजा, यानी कि ये त्रिभुज होता है हमारे पास ट्रायंगल, तो इसकी जो तीसरी भुजा होगी ये वाली, ये एक हो गई, ये दूसरी हो गई, तो तीसरी भुजा विपरीत क्रम में, मैंने विपरीत क्रम में आपको बताया, यानी कि उल्टा दौड़ना है। जैसे कि ये एक बच्चा उल्टा दौड़ रहा है, तो ये हो गया विपरीत क्रम में। तो विपरीत क्रम में क्या कि ये एक इधर जा रहा है, दूसरा इधर जा रहा है, तीसरा इधर होता तो क्रम में होता, लेकिन ये तीसरा इधर जाए, तो ये हो गया विपरीत क्रम में। तो इसी जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, एक इधर जा रहा है, दूसरा इधर, और ये तीसरा इधर जा रहा है ऐसे, तो ये हो गया विपरीत क्रम में। तो तीसरी भुजा विपरीत क्रम में उन दो सदिशों के योग अर्थात परिणामी सदिश को प्रदर्शित करती है। हम सदिशों के योग को परिणामी सदिश भी कहते हैं, क्वेश्चन में परिणामी सदिश भी आ सकता है, तो आप परिणामी सदिश आए तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसे सदिशों का योग ही कहते हैं। तो देखिए हमने दो सदिश लिए, इनको नाम दे दिया हमने ए और बी, अब इनको हमने क्रम में जमाए। अगर ऐसे लिखते हम तो ये क्रम में नहीं होता, ये एक इधर जा रहा होता, एक इधर, लेकिन ये क्रम में नहीं है, क्योंकि क्रम में कैसे होता है, इधर और इधर। तो ये देखिए यहाँ पे ये गया और ये दोनों हो गए क्रम में, और ये इधर से इधर गया, ये हो गया विपरीत क्रम में, ये दोनों यहाँ पे विपरीत क्रम में। तो ये हमारा त्रिभुज नियम होता है। तो हम यहाँ पर जो वेक्टर आर है, हम इसको वेक्टर आर बोलते हैं। ये हो गया हमारा सदिश योग का त्रिभुज नियम का जो मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है, उसका आर। तो हम इसे वेक्टर आर को बोल सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इन दोनों का योग, वेक्टर ए और वेक्टर बी का योग को दर्शा रहा है ये। तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं वेक्टर आर को। अब मैथ्स में, ये चैप्टर मैथ्स और फिजिक्स दोनों में है, तो मैथ्स में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बताता हूँ मैं आपको। तो मैथ्स में पूछे जाते हैं हमें कुछ इस तरीके से, हमें एक दे दिया जाएगा, हमें ए दे दिया जाएगा कि ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, हमें ये ए दे दिया। उसी तरीके से बी दे देंगे हमें, जैसे कि ये A1 B1 C1 दे देता हूँ, ये A2 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप, इस तरीके से हमें दे दिया जाएगा। और अब हमें बोला जाएगा कि इनका योग कीजिए, यानी कि R ज्ञात कीजिए। तो R होता है A प्लस बी, अभी देखा हमने कि R A प्लस बी होता है, तो हम इन दोनों को जोड़ना होता है। मैथ्स में इसी तरीके से सवाल आते हैं, हमें इस तरीके से दिया जाएगा और बोलेगा कि इनको जोड़ के बताइए। तो हम क्या करेंगे कि हम इनमें से आई वाले कॉमन लेंगे, यानी कि आई ले लिया। अब इसका गुणांक क्या है, A1, तो ये A1, इसका A2, तो प्लस A2 करके ये हमारा आई वाला टर्म पूरा हो गया इन दोनों का। अब देखेंगे B में, यानी कि J में, तो हम इस तरीके से J को ले लिया कॉमन। अब B1 और B2, तो ये B1 प्लस B2, ठीक। अब C वाला K वाला देखेंगे, तो ये K ले लिया कॉमन। अब ये हो गया C1 प्लस C2, तो ये हमारा R आ जाएगा। हमें इस प्रकार से इनके गुणांकों को जोड़ना होता है, इनको नहीं, क्योंकि ये तो सेम ही है, हमें जोड़ना का केवल इनको है। और साथ में इनके चिन्ह को भी देखना है, अगर चिन्ह माइनस है तो वो घट जाएंगे। तो मैं आपको क्वेश्चन से दिखा देता हूँ। तो क्वेश्चन ये रह गया आपके सामने, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे मैथ्स में कि निम्न सदिशों का योग इन सदिशों का योग निकालिए, या इस तरीके से पूछ लेंगे कि इनका परिणामी सदिश ज्ञात कीजिए। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, परिणामी सदिश और योग दोनों सेम ही बात है, एक ही बात है। तो हम पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रह गया कि ए दे दिया आपको आई प्लस जे प्लस के, और बी दे दिया 2i प्लस 3j प्लस के। तो आपको यहाँ पे आर निकालना है, यानी कि परिणामी सदिश या सदिशों का योग निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ए और बी को जोड़ देंगे। तो ए और बी को किस तरीके से जोड़ेंगे कि हम लिखें आई को कॉमन लेंगे, तो इसका गुणांक क्या है 1, तो 1, इसका गुणांक क्या है 2, तो ये 2।
तो 1 और 2 हो गया 3, तो 3 आई। तो हमारे यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जो आर आएगा ये हो गया 3 और ये हो गया आई, हो गया। अब जे वाला देखते हैं, तो इस जे के सामने 1 है और एक और जे है यहाँ पर 3, तो 1 तो ये आ गया, इसका 3 यहाँ पर ये आ गया और ये जे कॉमन निकल गया, तो ये हो गया 4, तो 4 जे के। अब इसी प्रकार से तीसरा के वाला, तो के में यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी के में है 1, तो ये हो गया 1 और 1 2, तो यानी कि 2 के। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, हम इसको ऐसे लिख देंगे। अब एक और सवाल देख लीजिए आपको, अब आपके सामने एक और सवाल है, ये वाला आपको दिख रहा होगा। अब इस सवाल में आप देखिए कि माइनस के चिन्ह भी यूज़ हुए हैं, कहीं कहीं माइनस के चिन्ह भी यूज़ हुए हैं। तो इसमें है ए दे दिया हमें 2i + j और b दे दिया i - k। तो अब यहाँ पर देखिए इसमें k नहीं है और इसमें j नहीं है, तो अब क्या करेंगे, तो हमें तो गुणांक से मतलब है, तो यहाँ पर i कॉमन ले लिया, इसमें गुणांक i का 2 है, इधर है 1, 2 + 1, इधर j का गुणांक है, अब j लेंगे, इधर j नहीं है लेकिन इधर तो j है, तो अब j लेंगे, तो इधर j का गुणांक है 1 और इधर नहीं है, मतलब उसका गुणांक क्या हो गया, 0 है। 0 है उसका गुणांक, तभी तो नहीं है इधर, तो हम इसको 0 लिख लेंगे। अब k की बारी आई, तो k इधर नहीं है, तो उसका गुणांक हो गया 0 और इधर k है और इसका गुणांक क्या है, माइनस भी है आगे और 1, तो ये -1, तो इसका आंसर हो जाएगा इस तरीके से 3i + j - k, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब ये तो मैंने मैथ्स के हिसाब से आपको बता दिया। अब फिजिक्स में किस तरीके से जोड़ते हैं इसको मैं वो बता देता हूँ आपको। फिजिक्स में आपको दे दिया जाएगा कि ए हमारे पास है 3 और बी है हमारे पास 4, और बोले जाएगा कि हमें आर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल जोड़ देंगे, a + b खत्म, 3 + 4, ये 3 + 4 = 7, ये हो गया हमारे पास आर, ये हो गया हमारे पास आंसर इसका, खत्म। फिजिक्स में इतना ही है जोड़ में। हम आगे और पढ़ेंगे इसके परिमाण के बारे में, तो वो हम देखते हैं आगे क्या आता है। तो मैंने आपको कल बताया था कि हम इसे बोलते हैं सदिश, इसे बोलते हैं हम सदिश और इसे बोलते हैं हम परिमाण। यानी कि जब वेक्टर ए को हम मोड़ में बंद कर देते हैं तो उसे हम परिमाण बोलते हैं, ठीक। और मैंने अब यहाँ पर तो ए लिया, अगर यहाँ पे आर हो तो हम इसे वेक्टर आर पढ़ेंगे और इसे हम सदिश बोलते हैं। और वेक्टर आर को अगर हम मोड़ में बंद कर देते हैं तो वो हो गया हमारा परिमाण, यानी कि मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो अभी हमने देखा कि हमने सूत्र लगाया था कि आर बराबर वेक्टर ए + वेक्टर बी होता है। लेकिन अगर हमें बोल दिया जाए कि वेक्टर आर का परिमाण बताइए, मैग्नीट्यूड बताइए, तो हम क्या करेंगे कि हम उसी वेक्टर ए और + वेक्टर बी का मोड़ ले लेंगे, यानी कि हम उसका परिमाण निकाल लेंगे, तो वही परिमाण हमारे आर का परिमाण हो जाएगा। तो हम कैसे निकालेंगे उसका परिमाण, तो हम फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन होते हैं, ये मैथ्स में नहीं आता है, ये फिजिक्स में ही आता है। तो फिजिक्स में इसके क्वेश्चन कुछ ऐसे देते हैं, मैं पहले नॉर्मल क्वेश्चन बताता हूँ, उसके बाद हार्ड बताऊँगा आपको। अगर आपको ये क्वेश्चन दे दिया, आपको ये क्वेश्चन दे दिया, यहाँ पर लगा दिया कि ये इधर एक लड़का 3 न्यूटन के बल से इसको खींचा है, ये एक डब्बा है हमारे पास, एक बॉक्स है, इसे 3 न्यूटन के बल से खींचा है एक लड़का, और एक और लड़का है जो इसे 4 न्यूटन के बल से खींचा है। तो 3 और 4 2 लड़के इसे खींच रहे हैं, तो टोटल क्या हो जाएगा, आर कितना हो जाएगा। मान लो ये है हमारे पास, ये है ए, ये है बी, यानी कि ए हो गया 4 न्यूटन और बी हो गया हमारे पास 3 न्यूटन। तो आर कितना हो जाएगा, तो आर होता है ए + बी होता है, ये होता है आर। तो आर बराबर हो जाएगा 4 + 3 = 7 न्यूटन। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर आर का, है ना। अगर ये हो गया पहले टाइप का क्वेश्चन। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन में आता है कि ये आपको बॉक्स दे दिया, अब इसमें से एक लड़का इधर से खींच रहा है, यानी कि यहाँ से ए खींच रहा है, ए वाला 4 न्यूटन से, वही लिया मैंने, संख्या चेंज नहीं की। और इधर खींच रहा है बी लड़का, यानी सेकंड नंबर का लड़का 3 न्यूटन से इधर से खींच रहा है। तो क्या होगा, अब
आपको दिख रहा है कि ये कम बल है और ये ज़्यादा वाला बल है, यानी कि ये डब्बा इधर खिसक जाएगा, खिसकेगा। तो हम यहाँ पर आर क्या लिखेंगे कि ए माइनस बी लिखेंगे, क्योंकि इसकी दिशा विपरीत है, उस ओर जा रहा है। तो आर बराबर क्या आएगा, 4 - 3 बराबर 1 न्यूटन, यानी कि हमारा डब्बा इस ए वाले ने 1 न्यूटन से खींचा है। ये आप बात समझ में आ गई होगी आपको। अब तीसरा केस क्या बनता है, तीसरा केस बनता है कि ये एक बॉक्स दे दिया और हमें बोला है कि एक लड़का इधर खींच रहा है 4 न्यूटन से, यानी कि ए वाला इधर खींच रहा है, और बी वाला बोल दिया कि इधर खींच रहा है, बी वाला इधर खींच रहा है 3 से। तो अब इसको क्या करेंगे हम, तो हम वही पढ़ेंगे। अब हमारे ये तीसरा केस यहाँ पर रह गया, तीसरा केस ये रह गया। तो तीसरा केस क्या आता है हमारे पास, ये वाला। हमने यहाँ पे बोल दिया कि 3 न्यूटन से इधर खींच रहा है और 4 न्यूटन से इधर। तो हमने देखा था अपने फर्स्ट वाले में, जो हमने सदिशों का योग देख रहे थे, जब हम सदिशों का योग देख रहे थे, ये वाला यहाँ पर देखा था कि ये हमने 2 सदिश लिए थे, इधर लिया था ए और इधर लिया था बी, हमने इनको क्रम में जोड़ा था। तो इसमें भी यही करना है हमें कि हमने यहाँ पर एक वेक्टर ए दे दिया 4 और दे दिया बी 3, हमें ऐसे दिया जाएगा, हम मान लेंगे, इस तरीके से हम मान लेंगे। इनको सिंपल करने के लिए हम ऐसे मान लेंगे कि हमें ए दे दिया और बी दे दिया। तो अब क्या करेंगे हम इनको सिंपल करने के लिए हम मान लेंगे, कोई भी कुछ भी मान सकता है। मैंने 4 को यहाँ पर ए मान लिया और 3 को यहाँ पे बी मान लिया, तो ये हमारे पास 2 सदिश आ गए। हम इन्हें क्रम में जमाएंगे। क्रम में जमाने का मतलब है कि हम एक ए इधर जा रहा है, दूसरा बी इधर जा रहा है, यानी कि ये क्रम में आ गए। यानी कि एक लड़का इधर से भाग रहा है, मैंने आपको बताया था अभी कि एक लड़का इधर से देखता हूँ मैं, अगर इधर से भाग रहा है तो इधर होके यूँ को यहाँ पर आ रहा है, तो ये क्रम में हो गया। यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, तो ये हमारा हो गया क्रम में, है ना। ठीक है, तो ये क्रम में हो गए। तो हम यहाँ पर कैसे दर्शाएंगे इसको, हमने ए लिया है 4 और बी लिया है 3, ठीक है, हो गया। तो अब यहाँ पे जो आर होगा वो क्या होगा, विपरीत क्रम में। जैसे कि ये रह गया, यहाँ पर हमने ए लिया इधर, बी लिया इधर, तो ये क्रम में हो गए। तो आर क्या होगा, यानी कि एक लड़का उल्टी साइड से घूम रहा है, तो ये हो गया हमारा आर। तो ये जो आर है ना, यही इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकालेगा। देखिए कैसे निकालेगा, ये आर निकालेगा कुछ इस तरीके से मैग्नीट्यूड, ये वाला, ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है ना, ये आर का। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो इसका फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ये होता है इसका सूत्र। अब यहाँ पर इस सूत्र में हमें इस ए बी और इस थीटा का मान रखना है। बाकी सब तो यहाँ पर यही है कि ए का रखेंगे, बी का रखेंगे, ये ए और ये बी का रखेंगे और थीटा का मान रखेंगे, और थीटा से हम कोस थीटा का मान रख देंगे। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर ए क्या है हमारे पास, हम अभी इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे, इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर हमने ए क्या माना था 4, बी माना था 3, तो यहाँ पर हो गया ए हमारे पास 4 और बी हो गया हमारे पास 3। अब थीटा क्या है हमारे पास 90। कैसे 90 है, क्योंकि ये दोनों देखिए बिल्कुल 90 के एंगल पे लग रहे हैं, है ना। तो ये हो गया हमारे पास थीटा 90। देखिए यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे थीटा 90 है, ये यहाँ पर थीटा 90 है। कैसे, इसको हम मैं आगे बढ़ाऊँ, ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास थीटा 90। तो थीटा यहाँ पर हमें थीटा यहाँ पर देखेंगे, ए और बी के बीच में जो कोण बनेगा वो हो गया थीटा, और ए और आर के बीच में जो कोण बनेगा वो अल्फा होता है। यहाँ का कोण नहीं देखना हमें, इन दोनों के ए और बी के बीच का कोण देखना है, और ये वाला कोण। हम इनको आगे बढ़ा के देखेंगे, इनको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर कौन सा कोण बन रहा है, उस कोण को हम लेंगे। तो यहाँ पर थीटा बन रहा है 90 डिग्री, तो वो कोण लिया हमने। अब इस फॉर्मूले में हमने रख दिया वो कोण, जैसे कि यहाँ ए का मान क्या था 4 था, तो ए का मान रख दिया 4, बी का था 3, फिर 2 तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में था ही 2, फिर ए आया तो ए का मान 4, फिर बी आया तो बी का मान 3, फिर कोस तो कोस रख दिया, और थीटा का मान हमारे पास यहाँ पे आया 90, तो ये हो गया 90, ठीक है। अब ये हमने मान रख दिया। अब इसको हम सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने पर क्या आएगा, देखिए। अब आप जानते हैं कि कोस 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। जानते हैं कि नहीं जानते, जानते ही होंगे। कोस 90 का मान होता है 0। तो ये पूरा टर्न हो गया, ये पूरा क्या हो गया 0 हो गया, मतलब ये खत्म हो गया।
तो 4 चौक 16, 3 तिया 9 और ये पीछे 0 है तो हम इसे नहीं लिख रहे। तो 16 और 9 25, 25 का अंडर रूट निकालेंगे तो 5। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर का मान हो गया 5 न्यूटन, यानी कि ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स ये 5 न्यूटन के बल से इधर हो जाए, इस और यहाँ पर 5 न्यूटन का बल लगेगा इस पर, यानी कि दोनों अगर खींचेंगे तो ये इस तरीके से पहुंच जाएगा इधर। अब हम आगे देखते हैं क्या आता है। आगे है हमारे पास दो सदिशों का समांतर चतुर्भुज। अब आपने ये तो देख लिया कि त्रिभुज नियम तो देख लिया, अब चतुर्भुज नियम क्या होता है। चतुर्भुज नियम बहुत ही सिंपल होता है। अगर आपको समांतर त्रिभुज का नियम समझ में आ गया है तो चतुर्भुज नियम में कुछ भी नहीं है। चतुर्भुज नियम क्या बोलता है कि दो सदिशों के योग का चतुर्भुज नियम में क्या आता है, ये हमारे पास हम उसी प्रकार से दो सदिश मान लेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, दो सदिश मान लेंगे ए और बी। जैसे कि यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको, मान लिया मैंने ये है बी हमारे पास और ये है ए, ठीक है, ये मैंने मान लिया, अपने मन से मान लिया, आप कुछ भी मान सकते हो। अब मैं इनको क्रम में नहीं जमाऊंगा और एक चतुर्भुज के रूप में जमाऊंगा, यहाँ पर ए यहाँ पर बी और इनको डैश 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 करके आ गया, तो आपको दिख रहा होगा ये एक चतुर्भुज के जैसा दिख रहा है, समांतर चतुर्भुज के जैसा, जिसमें ये भुजा और ये भुजा दोनों समांतर है और ये दोनों समांतर है। तो ये जो ए वेक्टर है इसके संलग्न यानी कि इसके आसन्न भुजा यानी कि इसके जो पास वाली भुजा है वो है बी, तो ये ए सदिश हो गया और ये बी सदिश हो गया। तो इसी के जो बीच में प्रतिच्छेद बिंदु, यानी कि आपको पता होगा ये दो रेखाएं हैं, तो बताइए इसमें प्रतिच्छेद बिंदु कौन सा है। तो ये वाला बिंदु जो है ये है प्रतिच्छेद बिंदु, है ना। तो यहाँ पर कौन सा प्रतिच्छेद बिंदु होगा, तो मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो देखिए ये इसके जैसा ही दिख रहा है ना। तो यहाँ पर ये हो गया प्रतिच्छेद बिंदु। अब इस प्रतिच्छेद बिंदु से अगर कोई विकर्ण निकाले इस समांतर चतुर्भुज का, यहाँ पर ये विकर्ण बनाया मैंने, तो ये जो विकर्ण होगा यही हमारा योग का नियम बताएगा। समांतर चतुर्भुज का योग जो होगा ये परिणामी योग बताएगा। तो देखिए इसकी परिभाषा से देखते हैं, ये तो चित्र बता दिया मैंने आपको, अब इसकी परिभाषा बताता हूँ मैं आपको। ये आ गए हम परिभाषा पे। परिभाषा क्या बोलता है, यदि समांतर चतुर्भुज को, यदि ये ठीक है हाँ, यदि समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं यानी कि दोनों पास पास वाली, ये वाली और ये वाली दोनों आसन्न भुजाएं हो गई, ये ए और ये बी, ये दोनों भुजाएं हैं। तो ये दोनों आसन्न कैसे हुई, क्योंकि ये दोनों पास पास में है। मैंने आपको बताया अभी कि ये दोनों आसन्न भुजाएं कहलाएंगे। यहाँ पर भी अगर ये भुजाएं यहाँ पर नहीं होकर यहाँ पर होती तो ये दोनों आसन्न भुजाएं होती। आप समझ गए। वैसे यदि समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं इन्हीं दिए गए दो सदिशों को प्रदर्शित करती है, दो सदिशों को प्रदर्शित कर रही है, हमने पहले ही मान लिया था कि ये ए सदिश है और ये बी सदिश है, प्रदर्शित कर रहे हैं, तो उनके प्रतिच्छेद बिंदु यानी कि ये हो गया इसका प्रतिच्छेद बिंदु। इसके प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाला समांतर चतुर्भुज का विकर्ण, ये समांतर चतुर्भुज है, इसके विकर्ण कौन कौन से होते हैं, एक तो ये विकर्ण होता है और एक और ये विकर्ण होता है ना। तो इसके प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाला विकर्ण चाहिए, यानी कि ये वाला विकर्ण, ये वाला जो विकर्ण होगा उनके परिणामी सदिश को प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि इन दोनों के परिणामी सदिश को ये वाला विकर्ण प्रदर्शित करेगा। अगर आप इस तरीके से लेते, ये ए ले लिया और ये वाला अगर बी लेते आप, है ना, ये ए इधर साइड ए और बी इधर लेते हैं, तो ये एक चतुर्भुज बनाते आप, ठीक है, ये बनता। तो इनके प्रतिच्छेद बिंदु कौन सा आ रहा है, ये वाला प्रतिच्छेद बिंदु है। तो ये वाला विकर्ण इसका परिणामी बताता, ये वाला जो आर विकर्ण है ये वाला परिणामी बताता, लेकिन हमने ऐसे लिया है तो ये वाला जो विकर्ण होगा ये वाला आर विकर्ण इसका परिणामी सदिश प्रदर्शित करेगा। तो हम यहाँ पे इसका कुछ नहीं है, ये त्रिभुज के नियम जैसा ही हो गया। आपने त्रिभुज का नियम पढ़ा था, अभी मैंने आपको त्रिभुज का नियम बताया था कि ये है ए, ये है बी, है ना। तो ये जो आर होगा ये होगा हमारा परिणामी। तो वैसा का वैसा ही हमारे यहाँ पे भी हुआ है चतुर्भुज में भी, ये हमने ऐसे माना है इसे, ये है बी, ये है ए, हमने माना इसको, तो ये हो गया हमारा आर। तो ये आर क्या होगा, ए प्लस बी, बिल्कुल वैसा का वैसा ही होगा, बस कुछ भी चेंज नहीं।
वैसे ही जोड़ना है, वैसे ही इनका मैग्नीट्यूड निकालना है, सब कुछ वैसे ही करना है। बस इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया कि इसमें इन दोनों को मिलाना पड़ता था इस भुजा से, तो ये परिणाम नहीं होता था। और इसमें क्या है, यहाँ पे कटान बिंदु, यहाँ पे कटान बिंदु से निकल रही, इसमें यहाँ पे ये कटान बिंदु है, यहाँ से निकल रही। और इसमें क्रम में होता था, इसमें क्रम में नहीं है। देखिए आप, इसमें क्रम में नहीं है दोनों। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मैं आपको कुछ गोल्डन की पॉइंट बताता हूँ। यानी कि जब हम सदिशों का योग करते हैं त्रिभुज नियम से और इनसे, तो कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। तो वो आप देख लीजिए, ये मतलब बहुत ही सिंपल पॉइंट है। देखिए, सदिशों का योग क्रम विनिमय, यानी क्रम विनिमय होता है। क्रम विनिमय का मतलब क्या होता है कि हम a प्लस बी को जोड़ें या b प्लस a को जोड़ें, दोनों का मान बराबर ही आएगा। जैसे कि एग्जांपल लिया मैंने, a मान लिया हमने 4, b मान लिया 3। और अगर मैं, जैसे कि ये क्रम विनिमय वाला हमने पॉइंट लिया है कि a प्लस बी बराबर b प्लस a होता है, तो हम कैसे होता है कि a प्लस बी बराबर b प्लस a, तो a का मान 4 रखा हमने यहाँ से, b का मान 3 है तो 3 रखा, b का मान 3 और a का मान 4। इसको जोड़ेंगे तो भी 7 आ रहा है, उसको जोड़ेंगे तो भी 7 आ रहा है। तो ये होता है क्रम विनिमय, यानी कि a प्लस बी करो या b प्लस a करो, दोनों का मान बराबर ही आता है। जैसे कि यहाँ पे 7 आया है, तो ये हो गया हमारा क्रम विनिमय नियम। ये आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही एक और नियम होता है, जैसे यहाँ पे नीचे दे रखा है, ये सदिशों का योग साहचर्य, यानी कि कौन सा नियम होता है, साहचर्य नियम, आप जानते हैं? मैं बताता हूँ। सदिशों का योग साहचर्य होता है। साहचर्य यानी कि a प्लस बी प्लस सी, यानी कि पहले b प्लस सी को जोड़ो, उसके बाद a को जोड़ो, या a प्लस बी प्लस सी, यानी कि a और b को जोड़ो, उसके बाद c को जोड़ो, तो इन दोनों का जो मान होगा वो बराबर होगा। ये होता है साहचर्य नियम। जैसे कि मैंने पहले वाले में आपको मान के बताया, इसमें भी एक एग्जाम्पल से मान के बताता हूँ मैं। यहाँ पर हमें दे दिया a है 4, b ले लिया 3 और c हमने मान लिया 2। ये हमने माना है अपने मन से, आप कुछ भी मान सकते हैं, आप अपने हिसाब से मान के देख लीजिएगा। तो ये साहचर्य नियम क्या बोलता है कि a प्लस बी प्लस सी, यानी कि पहले b और c को जोड़ो, और इसमें a और b को जोड़ो, उसके बाद c को जोड़ो। तो हम यहाँ पे मान रखेंगे, ये रखा a का मान 4, b का मान 3, c का मान 2, इधर भी a का 4, b का 3, c का 2, वैसा ही रखना है, मान अलग अलग नहीं रखना है। अब हम पहले b और c को जोड़ेंगे, b और c को जोड़ेंगे यानी इन दोनों को जोड़ेंगे 5 आएगा। इसमें हम a और b को जोड़ेंगे, यानी कि 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा। और इन दोनों को फिर बाद में जोड़ेंगे, यानी कि इन दोनों को जोड़ने के बाद हम a जोड़ेंगे, फिर a और b को जोड़ने के बाद हम c जोड़ेंगे। तो वैसे ही यहाँ पे जोड़ा तो 5 आया, 5 और 4 9 हुआ 9, 7 और 2 कितना हुआ 9। तो ये दोनों मान भी समान आ रहे हैं। तो ये होता है हमारा साहचर्य नियम। तो साहचर्य नियम यही बताता है हमें कि दो सदिशों का योग साहचर्य नियम का पालन करता है। तो ये हमारा पॉइंट हो गया है। हम ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कि साहचर्य नियम का पालन करता है या नहीं करता है, तो आप कुछ भी उदाहरण लेकर भी कर सकते हैं। वहाँ पे अगर कंफ्यूजन हो तो इस तरीके से कर सकते हैं। एक और पॉइंट आता है, असमान परिमाण के दो सदिशों का योग कभी शून्य नहीं हो सकता। असमान परिमाण यानी कि जैसे कि यहाँ पर a माना था मैंने 4 और b माना है 3। अभी तक तो ये मानता आ रहा हूँ मैं, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो मैंने अभी तक ये माना है कि a माना है 4 और b माना है 3, ठीक है। तो अब ये असमान परिमाण है, इनके परिमाण अलग अलग है, यानी कि एक 4 है और b 3 है, यानी कि एक बड़ा है और एक छोटा है। असमान है परिमाण इनके, ये परिमाण है इसका, है ना। तो इनका जो सदिशों का योग है वो कभी शून्य नहीं होगा, चाहे वो किधर भी लगे, इधर लगे इधर लगे। मैंने आपको पहले बताया है कि 3 इधर लग रहा है 4 इधर लग रहा है, तो क्या आ रहा है 1 न्यूटन आ रहा है ना। अगर ये दोनों इधर लगे, 3 भी इधर लग रहा है 4 भी इधर लग रहा है, तो क्या आ रहा था 7 आ रहा था। एक और बताया था कि अगर 4 इधर लग रहा है 3 इधर लग रहा है, तो क्या आ रहा था इधर 5 आ रहा था। आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन वो शून्य तो आएगा ही नहीं। तो ये तीसरा पॉइंट यही बताता है। तो आप ये तीनों पॉइंट आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, तो आप इन्हें देख लीजिएगा एक बार। अब हम आते हैं सदिशों का व्यवकलन, यानी कि अभी तक हमने जोड़ना सीखा, उनके कुछ गोल्डन की पॉइंट देख लिए। अब वैसे ही जैसे हमने जोड़ा है वैसे ही घटाना भी होता है। व्यवकलन को हम माइनस बोलते हैं, घटाना बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, माना कि a और b वेक्टर, a वेक्टर और b वेक्टर, हमने जैसे ये मान लिया a वेक्टर और ये मान लिया b वेक्टर।
दो सदिश है, ये हमें पता है ये यहाँ पे सदिशों का निशान है यानी कि ये सदिश है, तो उनका व्यवकलन यानी कि अंतर जो होगा वो हम इस तरीके से दर्शाएंगे। इस तरीके से आपको कहीं पर भी दिखे तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर सदिशों का व्यवकलन हो रहा है। ठीक है, तो अब ये बिल्कुल त्रिभुज नियम के जैसे ही है कि जैसे हमने त्रिभुज नियम में इन दोनों का योग किया था, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है आपको, इन दोनों का योग किया था, यानी कि योग किया था तो हमने क्या किया था कि एक इधर से लाए थे और इनको क्रम में जमाया था, है ना, क्रम में जमाया था। ए इधर से लाए थे, बी इधर लेके थे, तो ये जो आर है ये ए प्लस बी निकाला था हमने, आर बराबर ए प्लस बी आया था हमारे पास, तो ये हो गया हमारा योग का। लेकिन अंतर में थोड़ा सा अलग होता है। अलग क्या होता है, ये जो बी वाला है, ये बी वाला इधर ऊपर नहीं जाकर ये पीछे पीछे यानी ये रिवर्स जाता है, बिल्कुल उल्टा। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है ये यहाँ पर इधर नहीं जाएगा और इधर जाता है, ये दिख रहा है। तो ये हम इधर जाता है तो हम प्लस बी लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे प्लस बी लिखा है, लेकिन ये इधर जा रहा है तो यहाँ पर हम माइनस बी लिखेंगे। और यहाँ पर ये ए हो गया, ये बी हो गया, माइनस बी हो गया मतलब, तो ये हो जाता है हमारे पास आर, यानी कि इसका परिणामी। तो ये होता है व्यवकलन का, ये होता है व्यवकलन का त्रिभुज नियम, और ये होता है त्रिभुज नियम किसका, योग का। तो ठीक है, अब देखते हैं इसमें परिभाषा से क्या समझ में आता है आपको कि ए और बी को घटाने के लिए बी की दिशा विपरीत करके उसे त्रिभुज के नियमानुसार ए में जोड़ते हैं। देखिए त्रिभुज के नियमानुसार, यानी कि त्रिभुज का नियमानुसार क्या था, एक तो योग का था, तो हमने योग में क्या किया, इस बी की दिशा विपरीत कर दी, यानी बी को घटाने के लिए बी की दिशा विपरीत क्रम में विपरीत करेंगे, तो विपरीत करेंगे, पहले इधर थी तो हमने उधर कर दी, तो ये विपरीत हो गई, और त्रिभुज के नियम से ए में जोड़ दिया, तो ए में जोड़ दिया हमने त्रिभुज के नियम से। अब आता है इसका मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड क्या बोलता है कि वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड बराबर होता है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये होता है। अब वहाँ पर सूत्र क्या था, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी था, तो उस सूत्र में यहाँ पर भी प्लस था, लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो इस सूत्र में अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो ये हो गया हमारे व्यवकलन का मैग्नीट्यूड का सूत्र। और यहाँ पर जो थीटा है वो ए और बी के मध्य का कोण, ए और बी के मध्य का कोण कैसे है, जैसे कि यहाँ पर आपको चित्र में दिख रहा है, ये है ए है, और यहाँ पर ये बी जो है वो इधर पीछे है, पीछे साइड है, यहाँ पर है बी, ठीक है। तो हम इन दोनों को आगे बढ़ाएं, यहाँ पे ये बढ़ाया आगे, है ना, तो इन दोनों के बीच में कोण यहाँ पर जो बनेगा, ये कोण ये होता है थीटा। ये कोण हम यहाँ पर इस परिमाण में यहाँ पर ये कोण दिखाते हैं, ठीक है। आपको कोण बता दिया मैंने, तो अब आते हैं हम गोल्डन की पॉइंट में। जैसे कि हमने योग में देखे थे वैसे ही यहाँ पर व्यवकलन में भी होते हैं, अंतर में भी होते हैं। तो सदिशों का व्यवकलन क्रम विनिमयता के गुणधर्म का पालन नहीं करता है। पालन नहीं करता है मतलब कि उसमें हमने दोनों को जोड़ा था, ए प्लस बी और बी प्लस ए से जोड़ा था। अब यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये दोनों बराबर नहीं आएंगे। आप कुछ भी मान के देख लीजिए, जैसे कि 4 में से 3 को घटाया तो 1 आया, लेकिन 3 में से 4 को घटाऊंगा तो -1 आएगा। तो ये दोनों बराबर नहीं, 1 और -1 दोनों बराबर नहीं होते, तो ये क्या आएंगे, तो क्रम विनिमयता के नियम का पालन नहीं करेगा ये वाला। और एक और है सदिशों का व्यवकलन साहचर्य के नियम का पालन नहीं करता है, यानी कि क्रम विनिमय का पालन नहीं करता है तो साहचर्य का भी नहीं करेगा, क्योंकि इसमें भी अगर आप ए बी और सी को कुछ भी मानेंगे और उनका मान यहाँ पर रखेंगे तो आपको जो आंसर आएगा वो दोनों बराबर नहीं आएंगे। आप करके देख लीजिएगा, तो ये दोनों पॉइंट भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, तो आप ध्यान रखिए। तो ठीक है, हमारी आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। ये चैप्टर 2 था। अब चैप्टर 3 में हम इनके गुणा और भाग के बारे में देखेंगे कि दो सदिशों का गुणा कैसे करते हैं, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, उसके बारे में हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो ये हमारे चैप्टर 2 कंप्लीट हुआ, क्लास 2। अब क्लास 3 में डे 3 में हम देखेंगे इनके गुणा के बारे में। तो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे सदिशों के गुणा के बारे में। इसमें डॉट गुणा और क्रॉस गुणा ये दोनों गुणा शामिल हैं, तो इन दोनों को हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, यानी कि कल। अगर आपको मेरा ये टॉपिक समझ में आया है तो मेरे इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि सदिशों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है या नहीं करता। इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देवे। अगर आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया है और पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो रोज़ मिलते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।